नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान नई दिल्ली से। और नेपाल से हमारे साथ, नेपाल की राजधानी काठमांडू से हैं नेपाल जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष खेमचंद्र आचार्य जी। मदन आपका कौशिक जी ने। काठमांडू से स्वागत है आचार्य जी। ठीक ठीक। हाँ, नमस्कार नमस्कार। खेमचंद जी, नेपाल दोबारा से जलने लगा है, कर्फ्यू की हालत हो गई है। क्या हो गया, ये कहाँ कहाँ है, समस्या क्यों खड़ी हो गई है? अब तो जो कुछ हो रहा है वो जैन जेट जी के फेवर में हो रहा है, उनके ही वैकल्पिक तौर पे अभी जो प्रधानमंत्री हैं सुशीला कार्की जी, वो भी उन्हीं की हैं। नेपाल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। ये सब अब क्यों दोबारा नेपाल जलने लगा, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो संजीव जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वास्तव में ये जो फिर हिंसा का जो स्वरूप कल परसों 2 दिन हो गया है सिमरा में, तो काठमांडू में भी कहीं प्रदर्शन छिटपुट होने का संभावना है और कहीं प्रदर्शन भी हो गया है। तो इसका सबसे बड़ा कारण तो जो सुशीला कार्की के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी उस पर जाता है, क्योंकि सुरक्षा का गारंटी उसको करना था, चाहिए था। अब चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव का ऐलान होने के बाद में राजनीतिक दल तो प्रचार प्रसार में जाएंगे ना, सड़क में जाएंगे ना, नहीं तो चुनाव कैसे होगी? अगर सड़क में कोई जाएगा तो उसका प्रतिकार होगा, ऐसा परिस्थिति होगा, मुठभेड़ होगा, तो इसका जिम्मेवार तो सरकार को लेना पड़ेगा ना। इसलिए मैं ये जो प्रतिक्रिया हो रही है और हिंसा में रूपांतरण बनने का संभावना देखने को मिल रहा है, उसके लिए अभी जो अंतरिम सरकार बोले या चुनावी सरकार बोले या जेएनजी जो आंदोलन हुआ था उसके बल पर जो अभी सरकार बनी, और उस सरकार को मैं दोषी देखता हूँ, क्योंकि शांति सुरक्षा का जिम्मा तो वो सरकार का है। राजनीतिक दल तो सड़क में जाएंगे ना प्रचार के लिए, तो उस सुरक्षा देने का काम तो राज्य का है। इसलिए सबसे बड़ा जिम्मेवार अभी का जो गृह मंत्री है, अभी का जो सुशीला कार्की का सरकार है, उसको जाता है। ऐसा खेमचंद आचार्य जी आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसका नतीजा क्या होगा? क्या फिर नेपाल जो है वो आग में झोंके जाने की ओर चल रहा है? और सुशीला कार्की की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो भी क्या ये चाहती है कि जैन जैन सड़कों पे आके जो बवाल मचाए और फिर देश जलने लगे नेपाल? वो जानबूझ के किया जा रहा है ये? वो चाहती है नहीं चाहती है वो अलग विषय है, वो विषय अनुसंधान का विषय है, वो उनका अपना विषय है। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि सुरक्षा ठीक तरीका से नहीं दे पा रही है और सुरक्षा कर्मी का मनोबल गिर रहा है। इसको ठीक करने के लिए एक ही विकल्प है कि अभी जो जेएनजी लोग है, युवा लोग है, इनको भी समेट कर, इनको भी आह्वान करके और ये सुशीला कार्की कुछ ही समय के लिए क्यों न हो, और संसद पुनः स्थापना करके और जितने भी दल है इनको भी जोड़कर और एक अंतरिम सरकार बनाना पड़ेगा और संविधान संशोधन करके पहले धारा पर ही संविधान संशोधन करना पड़ेगा। उसमें दल या दल से बाहर के लोगों को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं, ऐसा प्रावधान करके नया सरकार, चुनावी सरकार का आह्वान करना पड़ेगा, जिसमें जेएनजी जो युवा लोग हैं उनका भी प्रतिनिधि हो और जितने भी राजनीतिक दल है उनका भी प्रतिनिधि हो और जितने सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं उनका भी प्रतिनिधि हो, और सिंगो समाज को प्रतिनिधित्व करके और अंतरिम सरकार बनना चाहिए, सर्वपक्षीय सरकार बनना चाहिए। वो चुनाव कराएगी और सुरक्षा भी होगा, नहीं तो देश द्वंद्व के तरफ जाने का संभावना बलिया है। लेकिन फिर वही हेमचंद आचार्य जी, सवाल ये कि अभी इंटरिम सरकार है, वैकल्पिक सरकार है, तदर्थ कुछ समय के लिए है, इसके ऊपर भी आप एक सरकार बनाने की मांग कर रहे हैं, वो भी वैकल्पिक सरकार हो। तो क्या ये नेपाल देश जो है अब वैकल्पिक के भीतर वैकल्पिक और उसकी भी वैकल्पिक सरकारों पे चलेगा? अब तो जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है तो उसकी तैयारी की जानी चाहिए। ना तो जैन जेट को विरोध करना चाहिए सड़कों पर उतर के, और ना ही सुशीला कार्की के जो मंत्री हैं या जो भी उनका साइड है उसको बवाल मचाना चाहिए। अब तो शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाइए ना नेपाल को, आपका नेपाल है, अपना नेपाल है। नहीं नहीं, कहाँ शांतिपूर्ण हो गया? ये जो सुशीला कार्की ने जो सरकार बनी है, इतना जेएनजीओ ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया, इतना बड़ा क्रांति हुआ, इसके बाद में जो उपलब्धि यहाँ क्या हुआ है? सिर्फ सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इतना नरसंहार हुआ था, इतने ज्यादा लोगों ने, बच्चे लोगों ने बलिदान दिए थे क्या? जैसे नेपाल का ही इतिहास क्यों ना देखो, 2000
46 साल में जो परिवर्तन हुआ था उसके बाद में प्रदर्शनकारी के लोग ने तो सरकार का नेतृत्व किया था। 62-63 के मोमेंट के बाद में भी जो आंदोलनकारी थे उसने सरकार का नेतृत्व किया था। यहाँ तो सुशीला कार्की तो सड़क में भी थी नहीं। जो जैनजी लोग थे वो सड़क में गए और बलिदानी हो गए, शहीद हो गए, उनका प्रतिनिधित्व कहाँ है? नाम से 73% थ्री ओल्ड की ये जो महिला लेडी प्रधानमंत्री है, वो जो पूर्व न्यायाधीश है, नेपाल का कानून भी उसको नहीं स्वीकारता है। इस कारण से कहीं ना कहीं गोलमाल है। इसलिए मैंने कहा कि सर्वपक्ष जिसमें जेएनजी भी हो, जितने भी राजनीतिक दल है, कहीं ना कहीं राजनीतिक दल के बिना का नेपाल तो हम कल्पना नहीं कर सकते ना। तानाशाह को तो हम लोग कल्पना नहीं कर पाएंगे ना। डेमोक्रेसी तो हमको चाहिए ना। इसलिए सर्वपक्ष सरकार बनना चाहिए और वो चुनावी सरकार होगी। और ये सरकार तो चुनाव नहीं कर पाएगी ना जब कोई राजनीतिक दल का नेता बाजार में जाएगा तो वहां प्रतिकार होगा, आंदोलन होगा, हिंसा का रूप लेगा। तो अगर सुरक्षा राज्य नहीं दे पाएगी तो कैसे चुनाव हो सकता है? चुनाव का डेट तो हो गया, लेकिन चुनावी वातावरण तैयार नहीं हुआ है, तैयारी मैं नहीं है। दर्शकों को इस वक्त जो स्टेट में हिंदी के साथ मेरे साथ संजीव चौहान के साथ जो दर्शक बने हुए हैं, मैं बताना चाहूंगा कि मैं भारत की राजधानी नई दिल्ली से बात कर रहा हूं। हमारे साथ खास मेहमान है जो नेपाल दोबारा से जलने लगा है 70 दिन के बाद ही। वो हमारे खास मेहमान हैं नेपाल जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष खेमचंद नाथ आचार्य, जो काठमांडू से नेपाल की राजधानी से इस वक्त स्टेट में के विशेष मेहमान के तौर पे। खेमचंद जी, सवाल फिर वही है कि सुशीला कार्की को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो एक परमानेंट नियमित चुनी हुई सरकार को लाके खड़ा करेंगी, लेकिन अब पूर्व प्रधानमंत्री जिनको धक्के देके भगा दिया था जैन जैट ने अभी 70 दिन पहले, ओपी शर्मा को ओपी ओपी क्या कोली 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 साहब, सवाल यह है कि अब कोहली साहब के समर्थक और जैन जेड आपस में भिड़ गए हैं। सुशीला कार्की लेकिन चुप हैं, तो क्या सुशीला कार्की की भी इसमें कहीं भूमिका, मौजूदा अंतरिम प्रधानमंत्री जो उनकी भूमिका संदिग्ध लग रही है आपको? क्या वो भी कुछ करा रही है तमाशा? नहीं, कौन क्या करा रहा है वो अलग विषय है। सुशीला कार्की जी जो अभी हाल के लिए प्रधानमंत्री है नेपाल की, लेकिन देखने को क्या मिलता है स्पष्ट से कि वो सुरक्षा का वातावरण तय नहीं कर पा रही। सुरक्षा कर्मी को मनोबल बढ़ाने का काम नहीं कर पा रही है। गृह मंत्री जो है वो शांति सुव्यवस्था कायम नहीं कर पा रहा है। ये तो प्रश्न है ना। लेकिन फिर वही है, तो सवाल ये है कि सुशीला कार्की मौजूदा जो अंतरिम दूसरा क्या प्रधानमंत्री है है वो दूसरा क्या है कि 2 महीना पहले युवा लोगों ने जिसको लखेट लखेट कर भगाया था, वही लोग अभी आ रहे। क्यों आ रहे? तो जो जितने बलिदान दिए थे युवा हमारे बेटा बेटी ने, उसका परिणाम तो क्या था कि भ्रष्टाचार को निर्मूल करो, खत्म करो नेपाल से। लेकिन भ्रष्टाचार के लिए क्या काम हुआ? आयोग बना नहीं है, कहीं छानबीन नहीं हुआ है अभी तक, कोई भ्रष्टाचारी अभी जेल पकड़ा नहीं गया। तो इस कारण से जिस उद्देश्य से बलिदानी हुए थे लोग, युवा लोग सड़क में आए थे, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसलिए फिर पुराने जो दल है, पुराने दल के लीडर है, वो सड़क में आने लगे। तो पब्लिक जो फिर युवा लोग आक्रोश थे वो प्रतिकार में उतर गए। ये तो अभी जो सरकार बनी है उसका कमजोरी है ना। इसने तो पब्लिक का जो, जनता का जो भावना था, जनता का जो आक्रोश था, उसको संबोधन करना पड़ता था सरकार को, वो नहीं किया है। खेमचंद नाथ युवा का आचार्य तो जी, चुनाव का कोई डिमांड तो था नहीं ना। खेमचंद नाथ आचार्य जी, आप तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं नेपाल जनता पार्टी के। क्या खड़ग प्रसाद शर्मा ओली यानी कि केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमंत्री जिनको धक्के देके नेपाल में जैन जेड ने कुर्सी से उतार दिया था 70 दिन पहले, उसके समर्थक जो हैं वो भिड़ रहे हैं आके जैन जेड से, आपस में भिड़ रहे हैं। तो इसका इलाज क्या है? क्योंकि आप कहते हैं सुशीला कार्की तो बेदम बेकार साबित हो रही है, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी। तो कौन संभालेगा अब नेपाल को आपकी नजर से? मैंने शुरू में ही कहा ना, ये तो अंतरिम सरकार, फिर सर्वपक्षीय सरकार बनना पड़ेगा, वो ही निकास दे सकता है। ये तो सुशीला कार्की तो फेल हो चुकी है ना, क्योंकि जनता का, जैनजी का जो मांग था इसको संबोधन नहीं किया इन्होंने। और ये जो पुराने दल थे फिर उठने लगे ना, काम कुछ नहीं किया इन्होंने। तो इसलिए वो फिर पुराने शक्तियां खड़ा होने लगी है। इसलिए अस्थिरता की तरफ देश जाने का संभावना है। इसलिए इसको ठीक करने के लिए एक ही मात्र उपाय है, सर्वपक्षीय सरकार।
तो वो सर्वपक्षीय सरकार कैसे बनेगी, मैं ये जानना चाहता हूं। नेपाल जनता मैंने पार्टी के शुरू में वरिष्ठ कहा, अध्यक्ष शुरू में खेमनाथ ही मैंने आचार्य जी कहा से। 2-3 काम करना पड़ेगा। सबसे पहले 2 दिन के लिए ही क्यों ना हो, संविधान सभा को फिर एक्टिव करना पड़ेगा, और उसमें 1 नंबर में संशोधन करना पड़ेगा संविधान को कि संसद से बाहर के लोग भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये प्रावधान लागू करना पड़ेगा और आह्वान करना पड़ेगा दल को, और सब लोग को आह्वान करना पड़ेगा, तब सरकार बनेगी। तो मेरा कहना यही है कि अभी ये जो सरकार है शांति सुरक्षा कायम नहीं कर पा रही है, और जेएनजी का जितना भी मांग है इसको कार्यान्वयन करना नहीं चाह रही है, क्योंकि जेएनजी का मांग तो भ्रष्टाचार था, सुशासन था, और ये जो सोशल मीडिया प्रतिबंध हुआ था उसको फुकवा करना था। ये 2-3 मांग थी। अभी ये सरकार बनाने का क्या, चुनाव कराने का जेएनजी का मांग नहीं था, लेकिन फिर भी चुनाव का परिस्थिति आ गया है, इसलिए सर्वपक्षीय सरकार बनानी है, और वो उसके माध्यम से चुनाव में जाएंगे तो जेएनजी भी सहभागी होंगे, सब लोग राजनीतिक दल भी सहभागी होंगे, हम भी सहभागी होंगे, और सब लोग चुनाव में जाएंगे। चुनाव का वातावरण बन जाएगा, शांति सुरक्षा भी कायम हो जाएगा। इसलिए मैं इतना कहते हुए मैं आपसे माफी मांगते हुए मैं आपसे ठीक है। विदा होना चाहता हूँ। मैं फिर शुक्रिया, संपर्क में रहेंगे। शुक्रिया खेमचंद आचार्य जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद स्टेटमेंट से बात करने के लिए। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते।